अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मिस को क्वेश्चंस आपने सर आपके रहते हैं अभी, देखूंगी इंशाल्लाह। बाकी मैंने देख लिए थे, कुछ और स्टूडेंट्स ने भी भेजे हुए थे आपके रहते हैं। कहाँ चले गए बच्चे? मैसेज किया है, देखें। मैम, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? ठीक है, शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? कल हमने होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। कल जो हमने मेथड किया था 2.5 का, उसके अंदर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन के जो मेथड हैं, जितने भी हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड करते हैं वो किए थे। उससे पहले सब्स्टिट्यूशंस नहीं थी, ठीक है। इसमें हमने कल पढ़ा कि होमोजेनियस इक्वेशन कौन सी होती है, उसकी क्या कंडीशन थी। उसकी कंडीशन थी कि अगर हम m और n में x और y को रिप्लेस कर दें tx और ty के साथ, तो फिर क्या कंडीशन आती है कि t अगर आप कॉमन ले सकें और t की कोई डिग्री हो जाए, जैसे कल हमने एक दो एग्जांपल्स की थी, उसमें 1 ही आ रही है हमारे पास। t की डिग्री m और n की सेम डिग्री अगर हमारे पास आ जाती है, मतलब t की पावर सेम आती है m और n के लिए, तो फिर ऐसी इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन थी। इसके अलावा कल हमने एक और टाइप पढ़ी थी, बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन लीनियर से बहुत मिलती जुलती है, ठीक है, लेकिन उसमें एक टर्म ऐसी है जिसमें y की पावर n है, 1 के अलावा कोई और पावर भी आ जाती है, तो फिर हमारे पास बर्नौली इक्वेशन आई थी। पढ़ के तो नहीं आए होंगे, है ना? मैम अभी नींद पूरी नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से उठे हैं। हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऐसी इक्वेशंस जो रिड्यूसेबल है टू होमोजेनियस फॉर्म,
ये आपको ये जो जेल की बुक है उसमें नहीं मिलेगी, बल्कि ये मैथमेटिकल मेथड में से लिया है। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड 9.3 एक्सरसाइज है। मेरा ख्याल है कि हमें दोनों बुक्स को साथ लेकर चलना है, क्योंकि कुछ चीज़ें जेल की बुक के अंदर है और कुछ चीज़ें मैथमेटिकल मेथड के साथ हैं। ठीक है, तो 9.3 में हमारे पास सवाल है ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस नहीं है लेकिन हम उन्हें होमोजीनियस बना सकते हैं। हमने ये टाइप एक पहले भी पढ़ी है, वो टाइप थी कि ऐसी इक्वेशंस जो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन उनको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने कल जो देखा था वो ये था कि ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर नहीं है लेकिन हम उनको लीनियर बना सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने देखना है कि किस तरह से की जा सकती हैं। मुश्किल नहीं है, सवाल जब आप कर रहे होते हैं आपने दो तीन चीज़ें चेक करनी है। पास्ट पेपर मैंने देखे हैं, उसमें कहीं पर ये मेंशन है कि होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, आप इसको रिड्यूस करें टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, या इसी तरह से एक जगह ये भी है कि एग्जैक्ट नहीं है, आप इसको एग्जैक्ट बना दें। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ भी है, लेकिन बहुत सी जगहों पर लिखा हुआ नहीं है कि सवाल को किस मेथड के साथ आपने करना है। लेकिन जब आप सवाल शुरू करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि हमारे पास कैसी टाइप है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन जो आप करते नहीं हैं। ठीक है जी, द डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है? a1x प्लस b1y प्लस c1 dx। आप देखें कि यहाँ पर x का कांस्टेंट x की जो पावर है वो भी 1 है, y की पावर भी 1 है। ठीक है, पावर या तो 1 होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, x1 x पावर 1 है, y पावर 1 है। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 dy equals to 0 is not homogeneous but it can be reduced to homogeneous form as। दो तरह के केसेस हैं। पहला केस है, याद रखने की बात यही है कि ये ऐसी इक्वेशंस होंगी जिसमें x और y इनकी पावर्स या तो 1 होंगी, ये लीनियर होंगे इन x और y। ठीक है, या फिर इनकी पावर 0 होगी। ठीक है, हमारे पास क्या है केस 1 कि इफ a1 ओवर a2, a1 क्या चीज़ है? dx में जो हमारे पास कोफिशिएंट है, मतलब ये जो m होता है हमारे पास dx के साथ m होता है, इसमें x का कोफिशिएंट a1 है। इसी तरह से dy में x का कोफिशिएंट कौन सा है? a2। a1 ओवर a2 अगर बराबर नहीं है किसके? b1 ओवर b2। b1 और b2 क्या है? y के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, a1 over a2 is not equals to b1 over b2, then make the transformation। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमें करनी है? स्मॉल x को हमने बराबर ले लेना है कैपिटल X प्लस h, और इसी तरह से y को बराबर ले लेना है y प्लस k। जैसे ही सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कल भी हमने देखा था, जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो आपने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है उसका आप डिफरेंशियल भी लेते हैं। ठीक है, dx बराबर हो जाएगा कैपिटल dx के, h कांस्टेंट है। इसी तरह से dy बराबर हो जाएगा dy के। ठीक, द गिवन इक्वेशन बिकम, हमें सब्स्टिट्यूशन करने से गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये गिवन इक्वेशन है, इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, dx की वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह से xy है और dy है। ये सारी वैल्यूज हमने पुट की, a1 आया, स्मॉल x की जगह x प्लस h लिखा, b1 आया, स्मॉल y था इसकी जगह y प्लस k लिख लिया, dx आ गया। ठीक है, स्मॉल dx कैपिटल dx के बराबर ही है। फिर a2 आ गया, x की जगह हमने x प्लस h लिख लिया, b2 आया, y प्लस k लिखा, c2 आया, स्मॉल dy कैपिटल dy के इक्वल है। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या किया? x और y वाली टर्म्स लिखी यहाँ पर। ठीक, बाकी जितनी टर्म्स है ये कांस्टेंट है, a1 h कांस्टेंट है, b1 k कांस्टेंट है, c1 कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल टर्म्स कौन सी हैं? a1x और b1y। इसी तरह से यहाँ से a2x प्लस b2y, बाकी ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है। लेट कंडीशन है हमारे पास कि h एंड k बी द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन क्या है कि h और k जो हमने इंट्रोड्यूस कराया है वो क्या चीज़ है? अगर आप यहाँ पर h और k इंट्रोड्यूस ना कराएं तो स्मॉल x कैपिटल x के बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
स्मॉल y कैपिटल Y के बराबर है, इससे सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स h और k इंट्रोड्यूस कराए हैं। हम क्या लिख रहे हैं नेक्स्ट कि h और k सोल्यूशन है गिवन सिस्टम के। मतलब क्या हमने करना है नेक्स्ट कि इधर से ये वेरिएबल टर्म के अलावा जितनी भी हमारे पास बाकी टर्म बचती है जो कांस्टेंट होगी सारी, इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। और इसी तरह से A2H प्लस B2K प्लस C2 को 0 के बराबर हमने पुट कर देना है। जब हम इसे 0 के बराबर पुट कर देंगे, ठीक है, दोनों में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको 0 के बराबर हम पुट कर देंगे, इधर से लेकर इधर तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो फिर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किसमें, सिर्फ इधर से इतनी वैल्यू आएगी a1x प्लस b1y, साथ में dx आ जाएगा, और यहाँ पर a2x प्लस b2y साथ में dy आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब जो ये नई इक्वेशन आई है, ठीक है, ये जो नई इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन विल बी होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन विल बी होमोजीनियस। हम h और k की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। एक ये केस है, और दूसरा केस हमें लीनियरिटी की तरफ ही ले जाता है। वो केस है कि अगर a1 और a2 बराबर हो जाए b1 b2, ठीक है, a1 का रेशियो a2 के साथ b1 रेशियो b2 के बराबर हो जाए, देन हम पुट कर देते हैं z इज इक्वल टू a1x प्लस b1y। ये जो दूसरा केस है ये लीनियरिटी से मिलता है। जैसे कल हमने क्या किया था कि इक्वेशन लीनियर नहीं थी, लेकिन हमने इसको लीनियर बना लिया था, और उसमें हमने ये देखा था कि सवाल के अंदर ऐसी कोई टर्म्स मौजूद तो नहीं है जो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो। ठीक है, तो केस नंबर 2 जो है, ये जो हमने कल काम किया था, ये उससे बिल्कुल मिलता हुआ है। ठीक, कोई बात पूछनी हो? नहीं। 9.3 सवाल नंबर 15 से 20। ठीक है, 15 से 20 आपने करने हैं। 9.3 के अंदर ऐसे पेयर्स हैं जो होमोजीनियस नहीं है, लेकिन आप उनको होमोजीनियस बना सकते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर है x प्लस 3y माइनस 5 और x माइनस वाई माइनस 1। आपने देखना है सवाल को सॉल्व करते हुए सबसे पहली चीज कि किस मेथड के साथ हम इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें, अभी मैंने आपको बताया कि जब होमोजीनियस आप करेंगे, ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस नहीं है लेकिन आप उन्हें होमोजीनियस बना सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट का आपको पता चल जाता है इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके लिए बहुत आसान क्राइटेरिया है, आप m लिखें, n लिखें, m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लें, ठीक है, n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लें। अगर दोनों बराबर नहीं है तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती। होमोजीनियस का हमें पता चल जाता है, हमने क्या करना होता है, x को रिप्लेस करना होता है tx के साथ, y को रिप्लेस करना होता है ty के साथ। ठीक है, और आपने देखना है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इनके दोनों की जो ऑर्डर है, ठीक है, वो सेम आते हैं या नहीं आते। लीनियर इक्वेशन हमें पता चल जाता है, उसमें y वाली जो टर्म है जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर 1 होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई और पावर ना हो। अब देखें यहाँ पर y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि x माइनस वाई, x प्लस 3y आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या हम कोई सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। यहाँ पर x है प्लस 3y है, x है माइनस y है, x और y दोनों पावर 1 के अंदर हैं, ठीक है, लीनियर है। अभी मैंने आपको बताया होमोजीनियस, अगर ऐसी इक्वेशंस जो होमोजीनियस नहीं है लेकिन आप उन्हें होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकें, तो आप ये चेक ज़रूर करें कि क्या x की पावर भी 1 आ रही है और y की पावर भी 1 आ रही है। इनके अलावा x और y की
कोई और पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, x भी 1 है, y भी 1 है। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। अगर इक्वेशन ऐसी है जिसको आप होमोजीनियस बना सकते हैं तो उसके लिए ज़रूरी कंडीशन है कि x और y पावर 1 के साथ हो, इसके अलावा कोई और पावर ना हो। ठीक है जी, a1 क्या चीज़ है? x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, b1 कितना है? 3। इसी तरह से दूसरी टर्म में a1 x के साथ a2 है, x के साथ वाला कोफिशिएंट 1 है और b2 किसके बराबर है? -1 के। a1 ओवर a2 हमने कैलकुलेट करना है। a1 ओवर a2 1 ओवर 1 आ रहा है। b1 ओवर b2 कैलकुलेट करना है 3 ओवर -1। ये दोनों रेशियोज आपस में सेम नहीं है। ठीक है, a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 के बराबर नहीं है। अगर ये बराबर मिस होता ये वैल्यूज उन्होंने खुद दी होती। जी ये बोलें ये वैल्यूज A1 B1 की इन्होंने खुद दी होती हैं। ये सवाल गिवन है ना, सवाल 15 है, ये इसी फॉर्म के अंदर है x + 3y। हमें यहाँ से a1 की वैल्यू खुद से लिखनी है और खुद से लिखना है कि x के साथ जो कोफिशिएंट है, एक टर्म और दो टर्म्स आप बना लेना जिसमें x और y सारे आ रहे हैं। पहली टर्म ये वाली है, इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है, या आप इसको इस फॉर्म में लिख लें पहले कि इधर से यहाँ इसको dx के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, और इस वाली टर्म को dy के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो dx के साथ पहली टर्म हमारे पास dx और दूसरी dy के साथ होती है, मतलब कि ये m है हमारे पास और ये दूसरी टर्म जो है ये n है। तो जो m में x का कोफिशिएंट है उसको आप a1 का नाम दे दें। ठीक है, और जो y का कोफिशिएंट है उसको b1 का नाम दे दें। यहाँ से जो n के साथ ये जो n बन रहा है उसमें x का कोफिशिएंट 1 और y का कोफिशिएंट -1। ठीक है, तो ये a2 की वैल्यू हो जाएगी और ये b2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म एक दफ़ा देख लें। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लें। ये हमने इस तरह से अपने केस को शुरू किया है कि a1x + b1y + c1 dx। ठीक है, dx के साथ जो टर्म्स हैं उनमें हमने a1 और b1 लिख लिया है। इसी तरह से जो dy के साथ टर्म है उसमें a2 b2 और c2 लिख लिया है। इसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे आप। अच्छा जी, कोफिशिएंट्स, ये रेशियोज आपस में बराबर नहीं है। जब रेशियोज बराबर नहीं है तो क्या मेथड है कि आप x को बराबर ले लें कैपिटल X + h, y को बराबर ले लें कैपिटल Y + k। dx आ जाएगा d कैपिटल X के बराबर और dy बराबर हो जाएगा dy के बराबर। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है कि x + 3y - 5 x - y - 1 dy की जगह हमने क्या लिखना है, dy के कैपिटल लेटर्स में dx, ये d कैपिटल X हो जाएगा। x को रिप्लेस करना है किस टर्म के साथ, x + h के साथ। ठीक है, x को रिप्लेस किया x + h के साथ। इसी तरह से हमने y को रिप्लेस किया y + k के साथ। -5 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह डिनोमिनेटर में इस x की जगह हमने क्या लिखना है, x + h। ठीक है, फिर क्या है -y की वैल्यू पुट कर देंगे y + k और साथ में कितना है -1। इक्वेशन रिड्यूस हुई, आपने वेरिएबल टर्म्स इकट्ठी लिखनी है, जितनी भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग कर देना है। तो वेरिएबल टर्म हमारे पास कौन सी है, x एक वेरिएबल टर्म है, साथ में यहाँ से 3y आ जाएगा, एक वेरिएबल टर्म है। कांस्टेंट है h, यहाँ से आ जाएगा 3k -5। जितनी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप अलग करें। ठीक है, सेपरेट करके लिखें। इसी तरह से कैपिटल X है, -y है, ये वेरिएबल टर्म्स हैं, x -k और -1 कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने सेपरेट कर दिया। क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी कि कांस्टेंट टर्म जितनी भी है उसको हमने पुट कर देना है 0 के बराबर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है h + 3k - 5 कांस्टेंट है, इसको हमने 0 के बराबर पुट कर देना है। ठीक है, इसी तरह से इधर h - k - 1 ये भी कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने पुट करना है 0 के बराबर। तो बाकी जो टर्म रहेगी वो कितनी रहेगी, dy/dx x + 3y
और डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। इन दोनों टर्म्स, ये जो दो हमने 0 के बराबर पुट किए हैं, यहाँ से आप h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ जैसे आप करते हैं, h की वैल्यू 2 आ रही है और k की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ठीक है, ये वैल्यूज आपने फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, अब ये जो इक्वेशन आई है, ये जो नई इक्वेशन बनी है, इक्वेशन नंबर ए, सब्स्टिट्यूशन के बाद और कांस्टेंट टर्म्स को 0 के बराबर पुट करने से जो हमारे पास नई इक्वेशन आई है, मतलब कि dy ओवर dx x प्लस 3y ओवर x माइनस वाई, ये लाजमी तौर पर एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हमने कर दिया है, हमने कांस्टेंट टर्म्स को 0 के बराबर पुट कर दिया है, तो जो नई इक्वेशन आई है कैपिटल लेटर्स के अंदर, वो लाजमी तौर पर हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद जो भी इक्वेशन आएगी वो हमारे पास एक कौन सी इक्वेशन होगी, होमोजीनियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जो dx के साथ चेक कर लेते हैं, जो dx के साथ हमारे पास टर्म है, ठीक है, dx के साथ कौन सी टर्म बनेगी, x प्लस 3y, वो m के बराबर होगी, और जो dy के साथ टर्म है वो n होती है x माइनस वाई। ठीक है, डिफरेंशियल x वाले के साथ आपके पास जो टर्म होती है वो m है, और जो y के साथ है वो n है। किस तरह से चेक करेंगे, हम x को रिप्लेस करेंगे tx के साथ, y को रिप्लेस कर देंगे ty के साथ, तो ये क्या बन गया, tx प्लस 3ty। आप कह रहे थे कल हम ये मेथड कर चुके हैं, t कॉमन आ रहा है, x प्लस 3y, ये t आ गया, और ये बाकी टर्म किसकी है, m की। ठीक है, देयरफॉर m इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1, t की जो पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। इसी तरह से n में हमने रिप्लेसमेंट की, x को tx के साथ रिप्लेस किया और y को ty के साथ रिप्लेस किया, तो फिर भी हमारे पास ऐसी ही कंडीशन आ रही है कि t कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई, t n x y, यहाँ पर कैपिटल x और कैपिटल y आ रहा है। m and n are homogeneous function, therefore a is homogeneous। जब a मैम ये जी मैम हमें ये m और n की फॉर्म में लिखना जरूरी है, वैसे नहीं चेक कर सकते कि ये वैसे भी होमोजीनियस चेक है कर या लें आप, इधर पूरे इक्वेशन में आप tx और ty जहाँ जहाँ लिखा हुआ है करके देख लें। नहीं। मैम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मतलब ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए m इंटू एक्स वाई वाला ये लिखा है ना, हमने इसको तो सिर्फ ये ये चेक लिखना जरूरी है किया है क्या? कि क्या ये होमोजीनियस बन गई है या नहीं बनी, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे। अगर ये सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि होमोजीनियस है, जब हमने ऊपर सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, पहले हमने चेक कर लिया कि इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है, हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करने से जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वो लाजमी तौर पर होमोजीनियस होगी। ठीक, और अगर आप इसको डायरेक्टली चेक करना चाहते हैं, डायरेक्टली चेक करने का मेथड ये होगा कि आप इधर रिप्लेसमेंट कर दें, इधर ही tx लिख लें, यस मैम। इधर वो t से कैंसिल हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि t की पावर 1 ही कॉमन आ रही है, तो भी हमारे पास होमोजीनियस बन चुकी होगी। ठीक है, राइट मैम। नेक्स्ट हमने क्या करना है, होमोजीनियस अब इक्वेशन बन गई है, तो कल का जो मेथड था उस मेथड को हमने अप्लाई कर देना है। कल होमोजीनियस का जो मेथड पढ़ा था उसमें क्या था कि आप y को रिप्लेस कर दें ux के साथ। ठीक है, ये होमोजीनियस इक्वेशन जब बन गई है तो आगे काम वही है जो होमोजीनियस को सॉल्व करने का था, उसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, y इज इक्वल टू ux, या फिर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, और x पर सब्स्टिट्यूशन कर दें, x बराबर है किसके, by के, दोनों में से कोई एक आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, दोनों से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। dy ओवर dx हमने कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर होगा, u प्लस x du ओवर dx, प्रोडक्ट था, देयरफॉर हमने इसका अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया है। या फिर हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, हमारे पास यहाँ पर इधर ही से x du ओवर dx की वैल्यू आ गई, dy ओवर dx माइनस u। अब हम इधर वैल्यूज को पुट कर लेंगे,
इसको सॉल्व किया, एलसीएम ले लिया, ठीक है। एलसीएम लेने से हमारे पास आया y प्लस u प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस u। लेफ्ट साइड पर x du ओवर dx है, राइट साइड पर u प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस u आ रहा है। आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, 1 माइनस u ऊपर आ जाएगा, u प्लस 1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसके साथ du आ जाएगा। x वाली टर्म आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो dx ऊपर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन आपको करनी आती है, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, लेकिन आखिर में ये सारी इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक तरफ लॉग लग रहा है, लॉग एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो कांस्टेंट भी आप लॉग के फॉर्म में ले लें या ना भी लें, वैसे ही रहने दें। सारा सवाल जब आपका हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, वापस जो ली थी कैपिटल X की जो वैल्यू ली थी और कैपिटल Y की जो वैल्यू ली थी वो दोबारा से सब्स्टिट्यूट कर देनी है। स्मॉल x बराबर था x प्लस एच, एच की वैल्यू हमने फाइंड की थी, एच की वैल्यू 2 आ रही थी और k की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, ठीक है। तो कैपिटल X बराबर हो जाएगा x माइनस एच के, एच की वैल्यू 2 हमने लिख ली। स्मॉल y बराबर है y प्लस के, तो कैपिटल Y y माइनस के बराबर है, k की वैल्यू 1 है तो ये y माइनस 1 आ जाएगा। जहाँ पर कैपिटल X है उसकी जगह आप x माइनस 2 लिखेंगे, जहाँ पर कैपिटल Y है उसकी जगह y माइनस 1 लिख देंगे, ठीक है। मेथड समझ आ गया, काफ़ी लेंथी सवाल बन जाता है। सवाल आपने इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं है, पहले एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, इक्वेशन को होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस बन जाए तो आगे होमोजीनियस का मेथड है कि अगेन एक और सब्स्टिट्यूशन करनी है, 2 सब्स्टिट्यूशंस के साथ ये सवाल सॉल्व हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बहुत आसान है, कल जिस तरह से हमने किया था वही है। सवाल होमोजीनियस नहीं होगा लेकिन आप उसको नजर ही आ रहा है कि होमोजीनियस नहीं है। x और y के अलावा जब एक और नया कांस्टेंट आ जाता है, जैसे 2, 3 कोई और साथ में आ जाए, तो वो पता चल जाता है हमें कि इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस नहीं रहेगी, क्योंकि t इधर से कॉमन आ जाएगा, इधर से कॉमन आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट में से t को हम कॉमन नहीं ले सकेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म्स भी आ रही हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि इक्वेशन होमोजीनियस नहीं है। एक टर्म है जो 2 दफा आ रही है, कौन सी है कि 3x माइनस 4y इधर भी है, 3x माइनस 4y इधर भी है। सब्स्टिट्यूशन करेंगे, z को बराबर ले लेंगे 3x माइनस 4y के, ठीक है। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी z और x में। यहाँ पर dz ओवर dx हम कैलकुलेट करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इधर से आ जाएगा 3 माइनस 4 dy ओवर dx। -4 यहाँ पर dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू चाहिए, तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है -1 ओवर 4 dz ओवर dx -3, ठीक। सब्स्टिट्यूशन की, dy बाई डी एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, 3x माइनस 4y z के बराबर है, z माइनस 2 z माइनस 3 आ जाएगा। वेरिएबल को आप सेपरेट कर सकेंगे, ठीक है। पहले -4 को दूसरी तरफ ले गए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, -4z प्लस 8 z माइनस 3 आ रहा है, ठीक है। अब -3 था, इसको उठाकर दूसरी तरफ +3 कर दिया, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने के बाद आप वेरिएबल को सेपरेट कर सकेंगे, z माइनस 3 ऊपर आ जाएगा और z प्लस 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और माइनस dx आ जाएगा, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन अब आपको आनी चाहिए, ठीक। जब सवाल सॉल्व हो जाए तो z की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। z पर हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई हुई थी, z किसके बराबर है 3x माइनस 4y के। 3x माइनस 4y हमने z जहाँ जहाँ आ रहा था उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी है। कांस्टेंट आ रहा है c1। इस वक्त इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हो तब आपने c की वैल्यू को भी फाइंड करना होता है, ठीक है। कोई और बात पूछनी हो यहाँ से? मेथड हमने किया है, मेथड सब्स्टिट्यूशन का है,
ऐसी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं है लेकिन होमोजीनियस बनाई जा सकती हैं। नोट करने वाली बात जो थी वो ये है कि सवाल के अंदर x और y पावर्स इनकी 1 होंगी या फिर 0, इसके अलावा x और y की कोई और पावर नहीं आ सकती है। अभी तक जो पढ़ा उसमें से कुछ पूछना हो? नो मैम। नो। नाइन 9.6 के बाद मेथड की बुक की है। 9.6 के बाद आपको 9.7, 9.8 ज़रूर करनी है। 9.9 अभी मैं देख रही हूँ कि वो टॉपिक इंक्लूडेड है या नहीं है। जो तो मैम के कोर्स आउटलाइन है, ठीक है, कोर्स आउटलाइन के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है, लिए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर हमारे टॉपिक आ रहे हैं कि लीनियर के बारे में आपको पता हो, नॉन लीनियर के बारे में पता हो, ठीक है। एग्जैक्ट इक्वेशंस क्या होती हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, होमोजीनियस का है, और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। इसके अलावा आपको कहीं पर बर्नौली इक्वेशन नज़र नहीं आ रही है। एक और इक्वेशन है रिकार्टी इक्वेशन, वो भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पास्ट पेपर के अंदर मैंने देखा है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी पूछी गई हैं जो कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें वो सारी मैम ये चीजें तो कवर कर, धांधली है फिर हमारे साथ। धांधली है या नहीं है, लेकिन पास्ट पेपर मैंने देखा है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें पूछी हुई हैं जो कोर्स आउटलाइन यस डिफरेंट है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हमने तो पढ़ना ही है ना, ठीक है। तो ये ऑनवर्ड है, 9.6 से ऑनवर्ड है। मेथड की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, कोर्स आउटलाइन फॉलो करिए हमारी यही वाली बुक को, जो जील की बुक है, उसमें से आप देखें हमारे टॉपिक कवर हो गए। आज हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाने थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें पास्ट पेपर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। उन चीज़ों को अब हमें कवर तो करना ही है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज हैं, ऑर्थोगोनल नाम से आपको पता चल रहा है परपेंडिकुलर होंगी। क्या चीज़ परपेंडिकुलर है ये हम देखते हैं। जब हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ रहा होता है, कांस्टेंट एक ही होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है, और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। अगर एक ही कांस्टेंट आ रहा है तो फिर वो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाती हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट the general solution of first order differential equation contains one arbitrary constant. When this constant is assigned different values, हम इस constant को different values assign कर सकते हैं. One obtains a one parameter family of curves. इतनी बात हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक ही कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा होता है। इस कांस्टेंट को हम डिफरेंट वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं। ईच ऑफ these curves represent a particular solution of the given differential equation. अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू 1 लिख लेते हैं तो एक डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर आएगा। इसी तरह से अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू 2, 3, 4 का, कांस्टेंट एक रियल नंबर है, उसको आप जो मर्जी वैल्यू दे दें, ठीक, तो हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। हर सॉल्यूशन इसमें से क्या कहलाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहला रहा होगा। वैल्यू अगर आप असाइन कर देते हैं कांस्टेंट को तो फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते, सी ही रहने देते हैं, तो वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अगर सी को कोई आप वैल्यू असाइन कर देते हैं तो फिर वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। On the other hand, given a one parameter family of curves, हमें one parameter family of curve given है, मतलब क्या है कि आपके पास वेरिएबल x, y है और साथ में एक कांस्टेंट c है। c being पैरामीटर, पैरामीटर और वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है, बता सकते हैं? कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है? कांस्टेंट
कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया ना, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट वेरिएबल जो चेंज हो जाते हैं और इसकी वैल्यू हमने पैरामीटर तो चेंज और पैरामीटर। पैरामीटर भी कुछ होता है। पैरामीटर जो किसी और पे डिपेंड कर रहा हो, जैसे हम लेते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो इसमें थीटा एक पैरामीटर होगा ऐसा। ठीक है, ठीक है, ठीक ही है। और आप बता रहे ये एक तो मुझे ये बताएं कि ये स्टूडेंट्स आखिरी वक्त में इतने ज्यादा कैसे आ जाते हैं, आखिर वक्त में उठते हैं ताकि हम क्लास से पहुंच जाएं। हम अटेंडेंस भी तो लगवा ये आ जाते हैं। अब तक कॉलेज में भी यही हाल है, पहली क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स लेट आते होते हैं। अच्छा जी, पैरामीटर एक कांस्टेंट या फिर एक वेरिएबल को हम पैरामीटर बना सकते हैं किस तरह से कि हम उसको डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जाएं। पैरामीटर एट अ टाइम एक तरह से कांस्टेंट के तौर पर भी डील हो रहा होता है और एक तरह से वेरिएबल के तौर पर भी डील हो रहा होता है। जैसे कि आपकी ये जो गिवन कर्व है इसके अंदर ये कांस्टेंट सी आ रहा है, सी को हम डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जाएं, वो सारी वैल्यूज होंगी तो कांस्टेंट ही, लेकिन उनकी असाइनमेंट से हमारे पास क्या आ रहा है कि वो पैरामीटर बन जाएगा। और वेरिएबल भी यही कर रहा होता है, वेरिएबल का नाम से ये पता चल रहा होता है कि ऐसी चीज जो वेरी कर रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट एक लिहाज से पैरामीटर भी है और एक लिहाज से वेरिएबल भी बन रहा है। ऐसा कांस्टेंट जिसको आप एक लिहाज से कांस्टेंट के तौर पर डील कर सकें और दूसरी तरह वेरिएबल के तौर पर भी डील कर सकें, पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट को हम डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, तो वो वैल्यूज तो हमारे पास सारी की सारी कांस्टेंट ही हैं, लेकिन हम उसको एट अ टाइम वेरी भी कर रहे हैं। वेरी का मतलब है कि कांस्टेंट को डिफरेंट वैल्यूज असाइन करते जा रहे हैं, तो वो वेरिएबल के तौर पर भी डील हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज पैरामीटर कहलाती है। एक फैमिली है हमारे पास एफ एक्स वाई सी इक्वल्स टू 0, हम एक दूसरी फैमिली भी ले रहे हैं, वो भी 1 पैरामीटर फैमिली ही है, उसका नाम हम लिख रहे हैं कि एफ एक्स वाई और के इक्वल्स टू 0। एक पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स सी के साथ ले लिया और दूसरी हमने के साथ ले लिया। बी 2 families of curves with parameters c and k, 2 फैमिलीज ले ली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी को डिफाइन करने के लिए। ऑर्थोगोनल नाम से पता चल रहा है क्या कंडीशन होगी कि फैमिली, ये जो 1 फैमिली है स्मॉल f के साथ, इसकी हर कर्व का क्या मतलब है, आपने c को डिफरेंट वैल्यूज असाइन की होंगी, इसकी हर कर्व दूसरी फैमिली की हर कर्व के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। लेट f and capital F with constant c and k be 2 families of curves with parameters c and k if each curve in either family is intersected orthogonally by every curve in other family, then each family is said to be orthogonal trajectory। एक फैमिली की हर कर्व दूसरी फैमिली की हर कर्व दूसरी फैमिली की हर कर्व के ऊपर अगर ऑर्थोगोनल हो जाए, मतलब कि परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, रिकॉल दैट 2 कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है, intersect orthogonally if their tangents at the point of intersection are perpendicular to each other। orthogonal का मतलब जानते हैं, एक कर्व है हमारे पास, यहाँ पर एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक और कर्व है हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, इन दोनों टेंजेंट्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री एंगल इनके दरमियान मौजूद होना चाहिए। 2 फैमिलीज ऑफ कर्व है, अगर एक फैमिली की कर्व दूसरी फैमिली के हर कर्व के ऑर्थोगोनल आ जाती है तो फिर वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज कहलाती हैं। ठीक,
मेरा ख्याल है यस सवाल मैम। करेंगे कल ही। अब जैसे कि ये सर्कल्स हैं, एक फैमिली हमारे पास सर्कल है, दूसरी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं। हर कर्व, ठीक है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इधर ये परपेंडिकुलर आ रही है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर आ रही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बन रही हैं। काम आसान है, जैसे आप स्लोप के लिए करते थे, क्या कंडीशन होती थी? अगर आपके पास दो डिफरेंट स्लोप्स हैं, एक अगर आपके पास m1 है, स्लोप को हम किस तरह से डिफाइन कर लेते हैं? टेंजेंट अल्फा। ऐसे याद है ना आपको कि स्लोप है हमारे पास, उसको हम टेंजेंट अल्फा के तौर पर लिख रहे होते हैं। इसी तरह से यस एक मैम। और है कि m2 है, इसको हम टेंजेंट बीटा का नाम दे देते हैं। तो क्या कंडीशन होती थी? ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन हमारे पास होती थी कि एक स्लोप दूसरे स्लोप के किस तरह से कंडीशन हो। हमारे पास कंडीशन थी कि m1 को जब आप मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? m2 के साथ, तो आपका रिजल्ट कितना है? -1। ठीक है, तो यस ये मैम। कंडीशन है किसकी? ऑर्थोगोनल की। इधर से अब dy बाई डी एक्स स्लोप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। dy बाई डी एक्स हमारे पास कैपिटल एफ एक्स वाई आ रहा है। आपने ऑर्थोगोनल के लिए लिखना है तो जस्ट ये करना है कि इस चीज को यूज करना है कि दूसरे के लिए हमारे पास कौन सी डेरिवेटिव होगा, मतलब उसकी टेंजेंट लाइन कैसी